अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीएसटी एंड जेईएसटी विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय आईबीए सक्कर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आईबीए ने जो एजुकेशन रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाई है उसमें 45% ईच पोर्शन और ओवरऑल आपको 55% मार्क्स सिक्योर करने होंगे ओवरऑल पास कंसीडर होने के लिए। तो सोशल मीडिया पे बहुत से पोस्ट जो चल रही थी कि मैथमेटिक्स में किस तरह हम 12 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, जिन लोगों का मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड नहीं है उनको बिल्कुल मुश्किल होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैथ इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हम लोग कुछ चीज़ें इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम उनको समझना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से हम उनको ना समझ पाए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी अप्रोच में अब हम अप्रोच में ग्रो करते हैं और हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो अब मैथमेटिक्स मैट्रिक तक तो अमूमन तमाम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, किसी का इंटरेस्ट कम होता है, किसी का ज़्यादा, लेकिन अब हमें चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अपना थोड़ा टाइम के लिए मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम इस टेस्ट को क्रैक कर पाएँ। नाजरीन, वैसे भी मैथमेटिक्स आप देख लें कि तमाम एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होती है, चाहे किसी किस्म का भी इम्तिहान दे रहे हो। तो मैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ क्लास 6 से चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं चैप्टर के तमाम मेन पॉइंट्स आपके सामने कंटेंट रखूँगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एक पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्सप्लेनेशन के बाद जब चैप्टर की जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और वो मिलकर सॉल्व करेंगे, ताकि आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल करके देखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। नाज़रीन, ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसकी वजह से मुझे इंट्रो देना लाजिम हुआ कि हमने क्या तरीक़ेकार अपनाना है मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए। तो ये तरीक़ेकार होगा कि हम हर चैप्टर की पहले थ्योरेटिकल एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो नाज़रीन, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हम चैप्टर्स 1 क्लास 6 में जो हमारा चैप्टर है सेट्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप बुक रीड नहीं करना चाह रहे तो ये जो पॉइंट्स हैं अगर इनको भी आप जहन नशीन कर लें, अच्छे से समझ लें, तो आपको बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसमें देखेंगे कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, व्हाट इज़ सेट, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, एंड सम सिंबल्स बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, हम उसको भी देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद फिर इसकी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये पूरा 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। तो नाजरीन, ये 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर जो एक मैथमेटिशियन थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया और फर्स्ट टाइम इन्होंने सेट्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो एमसीक्यूज़ बन सकता है क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट बुक में है जी। अब ये चीज़ हो गई, जॉर्ज कैंटर ने कॉन्सेप्ट दिया था, ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से आप याद करें। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेट, सेट क्या होता है। तो सेट की जो डेफिनेशन है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, उसके बाद मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ well-defined and distinct object। नाजरीन,
मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज़ की हैं, वेल डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड सेट। तो हम ये देखेंगे कि वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है। नाजरीन, वेल डिफाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब होता है कि नो कन्फ्यूजन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, मतलब क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप बताएं क्या आपके जहन में कन्फ्यूजन इसके मुतलिक आ रही है कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? ऑब्वियसली नहीं आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी, इस तरह जाते जाते एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैं कहूँ सेट ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर और ग्रेटर नंबर कुछ भी कह सकते। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपके जहन में खाका आया? क्या आपके जहन ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि यार कितना लार्जर नंबर, जितना भी लार्जर नंबर लिखो फिर उससे लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर लिखो उससे और ग्रेटर नंबर आता है, जितना भी आप ग्रेटर नंबर लिखेंगे तो उसके बाद एक और ग्रेटर नंबर भी हमारे पास आ सकता है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट ना हुआ, इसको हम सेट नहीं कहेंगे। आई होप कि आपने मेरी इस बात को समझा होगा। दूसरा मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो डेफिनेशन सेट में होती है, वो होती है डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, यूनिक। ठीक है, अब उसका क्या मतलब? अगर मैं कहूँ, इसी एग्जांपल को ले लो कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या इसमें कोई ऐसा सेट है जो रिपीट हो रहा हो या एक जैसा हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तमाम के तमाम डिस्टिंक्ट हैं और मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इस तरह मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूँ, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नाजरीन, इंशाल्लाह मैं आगे जब नंबर सिस्टम पे जाऊंगा तो मैं आपको ये चीज़ें सारी बताऊंगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। लेकिन आप अब यहाँ पे इस जगह पे ये चीज़ समझें कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट अगर लेना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिए। तो ये तमाम के तमाम डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। अगर इनमें रिपीटिशन होगी तो हम उसको सेट नहीं मानेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लिखता हूँ 2 4 6 6 8। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये मैं इसको सेट मान सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं हो रही, इसीलिए हमें इसको सेट नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें जो सेट की जो प्रॉपर्टीज़ में सीखी वो ये हैं, एक तो वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट को जज करने के लिए इनफ है। आपके एक्सरसाइज में इसके मुतालिक क्वेश्चन दिए गए हैं। इंशाल्लाह हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा करने के बाद हम उस तरफ मूव करेंगे। नाजरीन, सेट की डेफिनेशन के समझने के बाद अब हमारे पास चीज़ आती है नोटेशन। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, नोटेशन। ठीक है, नोटेशन हम किस तरह कर सकते हैं, या रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाजरीन, जो सेट को रिप्रेजेंट करने के न बहुत से तरीके होते हैं। जो स्टिल हैं वो 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। लेकिन क्लास 6 में जो बयान किया गया है सिर्फ टेबुलर फॉर्म बताई गई है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म को ही यूज़ करेंगे
डिस्क्रिप्टिव सेट को भी हम बयान करेंगे और सेट बिल्डर नोटेशन में आपको आगे जैसे टॉपिक कहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर उसका कंसेप्ट दूंगा। तो टेबुलर फॉर्म का क्या कंसेप्ट होता है कि टेबुलर फॉर्म में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सेट कोई भी हम लेंगे तो हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, पहली बात, ठीक है। अगर मैं सेट ले रहा हूँ सेट ए तो मैं ए लिखूँगा। अब ए को आगे फिर मैं कैसे लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँ, क्या मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूं, ये हमें सिचुएशन देख के समझ आ जाएगा। अच्छा, अब टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि लेट ए इज अ सेट विच इज लेट ए सेट बिलोंग टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये मैंने डिस्क्राइब किया, मतलब मैंने इंग्लिश में बयान किया, इंग्लिश में बताया कि जो मेरे पास सेट है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव। और जो आपकी बुक में क्लास 6 में दिया गया है वो है टेबुलर। टेबुलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप शुरू में एक ब्रैकेट लिखते हैं, लगाते हैं, और आखिर में भी ये ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इसके जितने भी मेंबर होते हैं, मिसाल ए बी सी डी ई, ठीक है, ये मेंबर कहलाते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर वो मेंबर कहलाते हैं, और मेंबर के दरमियान एक कॉमे का आपने डिफरेंस मतलब सेपरेशन करने के लिए आपने कॉमा लगाना है, वरना अगर ए बी लगाएंगे या सी डी तो ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा, ये भी एक एलिमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। तो आपने एक एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लाजमी लगाना है। अच्छा, तो आपने यहाँ क्या समझा कि नोटेशन कैसी होती है। कोई भी आप सेट लेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और कैपिटल लेटर के बाद अंदर ये उसके ये सेट ए है, और ये जो ए स्मॉल ए होता है ये मेंबर ऑफ द सेट होता है, मेंबर ऑफ सेट, ठीक है। और सेट यहाँ पे क्या है, ए है। नाजरीन, हम कैपिटल लेटर से सेट को क्यों डिनोट करते हैं, उसकी वजह यह है कि देखें हमने अभी यहाँ पे एक सेट ए लिया और यहाँ एलिमेंट भी सेट ए है। अगर मैं स्मॉल लेटर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता, स्मॉल से करता, कैपिटल से ना करता, तो जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो हम जब लिखते हैं कि सेट ए तो वहाँ पे एरर आ जाता है, रिपीटेशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो मेंबर भी है और सेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो एरर आ जाता है, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरी, मैंने बिलोंग और डज़ नॉट बिलोंग टू का आपके यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है इस बुक में, तो वो भी इसको क्लियर करते चलें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5, एक ये सेट है, और एक सेट बी है जिसमें 1 2 है। तो अब ये देखें कि जो बी है, सॉरी, ये सेट ए है। अब आप ये देखें कि अगर मैं कहूँ कि जो 1 है, 1 बिलोंग करता है ए में और 6 बिलोंग नहीं करता ए में। क्या मतलब ये कि एक मेरे पास सेट है और ये एक एलिमेंट ऑफ सेट है। तो मैं अगर कहूँ कि कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करता है, तो मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखूँगा कि 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, क्योंकि ये दोनों इसके मेंबर हैं। इस तरह 5 तक हम लिखेंगे। और कोई ऐसा एलिमेंट जो मैं लिख दूँ कि आप मुझे बताएं क्या 7 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। आप ख़ुद देखें कि क्या 7 उसमें है, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, 7 डज़ नॉट बिलोंग टू, ऊपर लाइन लगा के बिलोंग टू लिख के ऊपर 9 लगाएंगे तो डज़ नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, और लिखेंगे ए। इसका मतलब होता है कि जो 7 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। नाजरीन, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ तक हमने नोटेशन भी देख ली, सेट भी देख लिया। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट की तरफ लेके जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होती हैं।
पहले आसान से शुरू करते हैं। एक सेट हमारे पास होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट जो बाय वर्ड ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम गिन सके। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक सेट ए है 2 4 6 8 10। देखें कि मैं कैपिटल ए ही लिख रहा हूँ और दरमियान में इनको सेपरेट करने के लिए कामा लगा रहा हूँ और ओपन यहाँ पे ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर मैं दूसरा एक सेट लिखूँ जो है 1 2 3 4, तो आप ये देखें यहाँ मैं सेट ए को, जो सेट ए है, मैं इसको फाइनाइट कहूँगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके रोक रहा है, काउंटेबल है, इसको मैं आराम से गिन सकता हूँ। और यहाँ देखें ये डॉट 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 अब हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट। और दूसरी इसमें चीज़ है एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं और इसको नल सेट भी कहते हैं, ये इसके नाम है। ठीक है, एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है जिसमें नो मेंबर ऑफ एलिमेंट, वो हमारा सिंगलटन सेट होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, सिंगलटन सेट। ठीक है, और इसको आप इस तरह सेट के अंदर भी यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है, a such type of set in which there is no member of element is exist। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो नाम से ही जाहिर है, सिंगल, a such type of set in which only one element exist, जिसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे। मिसाल तौर मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट ही 1 है, तो ये मेरा सिंगलटन सेट कहलाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसके बाद मेरे पास एक दूसरा टाइप ऑफ सेट है जिसको हम कहते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल, एक होता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि एक का मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास एक बी सेट है जिसके मेंबर हैं ए बी सी डी एंड ई। अब देखें जी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इसमें भी 5 एलिमेंट, उसमें भी 5 एलिमेंट। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, सेम मतलब उनकी जो तादाद होगी बराबर होगी दो सेट की, तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, सेम नहीं सॉरी इक्वल होंगे, यहाँ कितने मेंबर हैं 5 और यहाँ भी कितने मेंबर हैं 5, तो ये ए और बी इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और इक्विवेलेंट को डिनोट करने का तरीका मैथ में इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं, इस तरह होता है। ठीक हो गया। अगर मैं एक और सेट लूँ जिसमें मैं एक रखूँ, ए रखूँ 1 2 3 और बी रखूँ मैं 3 2 एंड 1, तो अब ये देखें कि 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। तो ये दोनों जो सेट हैं वो इक्विवेलेंट भी हैं एज वेल एज इक्वल भी हैं, क्योंकि जब व्हेन ऑल मेंबर आर सेम, ऑल मेंबर आर सेम, जब तमाम के तमाम मेंबर सेम होंगे, ठीक है, तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो अब इसको आप इक्वल सेट जो होता है आल्सो भी इक्विवेलेंट सेट, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3। इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, बल्कि इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट ज़रूर होता है। समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं
नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होते हैं उसमें भी इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है या वो MCQ के तौर पे पूछ सकता है कि इक्विवेलेंट सेट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज इक्वल सेट और नॉट। तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल सेट, बट इक्वल सेट कैन बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट सेट। आई होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। बाकी इसमें 2 सेट ऑफ टाइप्स हैं, जिसमें एक होगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर और दूसरा एक होगा सबसेट एंड सुपर सेट। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपलोड करता हूँ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ये मेरी मेहनत आपको किस तरह लग रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि इससे हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करूं। अल्लाह हाफिज़।